Two identical charged sphere are suspended by a string of equal length. Each string makes an angle theta with vertical. Each string makes an angle theta with vertical. फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन को दो बार पढ़ता हूं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। यहां तक सब लोग लिख लिए, राइट। ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। हो गया। व्हेन होल सेटअप, जो पूरा सेटअप है, ठीक है, होल सेटअप dissolve in a liquid of density, dissolve in a liquid of density, the angle remains same, the angle remain same. What is the dielectric constant of liquid? What is the dielectric constant of liquid? लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 0.8 ग्राम पर ml, और जिस स्फीयर का डेंसिटी क्या है? 1.6 ग्राम पर ml। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड, राइट। चलिए स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन है कि इनिशियली दो स्ट्रिंग है और जो जिसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम है, राइट, और आइडेंटिकल चार्ज है। ओके स्टूडेंट, क्यू एंड क्यू, और इक्वल लेंथ का, अगर इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल है, राइट। और दोनों वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है? थीटा। एग्री? तो ये तो प्लीज किसी का ऑडियो ऑन है? बढ़िया प्रॉब्लम है, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेन के लिए, ठीक है। तो ये तो ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो सर इस पे एक तो लगेगा एफ ही, एक लगेगा एफ ही, राइट। और किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। एक रहेगा टेंशन और एक रहेगा एम जी। एग्री? क्या यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, या मुझे कंपोनेंट ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा? पिछले क्लास में ऐसा लिए थे ना? यस सर। और क्या यहां से ये बोल सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ही? यस सर। हो गया ना?
तो भाई टी साइन टी, एक हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं सर, ए सिचुएशन वैक्यूम का है, समझ गए? यस सर। बाद में एफ ही निकाल लेंगे अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो, राइट। तो यहां से क्या, इस सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करने के बाद हम लोग को tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इस इक्वेशन को थर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए कौशिक, अब यहां पे होल सेटअप डिजॉल्व इन लिक्विड, और लिक्विड में डिजॉल्व करने के बाद भी ये एंगल चेंज नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन है, राइट। यस सर। चलिए अब मुझे बताइए कि ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी तो थीटा रहेगा। यस सर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अब कौन कौन सा फोर्स, एक एमजी के फिर टेंशन और बाइंड फोर्स। एक तो एक mg रहेगा, यस सर। एक टेंशन रहेगा, एक फोर्स ऑफ बॉयंसी भी रहेगा, राइट। यस सर। और भाई एक ए भी तो रहेगा, एफ ही डैश। और बताए थे ना कि अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ ही है तो उसको किसी मीडियम में डाल देंगे तो एफ ही बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस सर। तो क्या इस एफ ही डैश के बदले हम लोग यहाँ का एफ ही डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं, जहां पर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहीं कहीं पे के लिखा जाता है, उसी को कहीं कहीं पे ई आर लिखा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ओके। यस सर। और पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि वैक्यूम में जो यहाँ देखना है, अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो वैक्यूम में जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैग्नीट्यूड के टाइम से कम होता है। सब कुछ, ऑल थिंग इज कीपिंग कांस्टेंट, डिस्टेंस, चार्ज सब कुछ कांस्टेंट रख दें और उसका मीडियम चेंज कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम से कम हो जाएगा, के टाइम से कम हो जाएगा। एग्री ना? यस सर। यहां तक समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ए एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा रहेगा। यस सर। सारे फोर्स कंपोनेंट को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे सर? तो ऊपर की तरफ हो जाएगा टी कॉस थीटा अब प्लस एफ वी इक्वल टू एम जी। एग्री? यस सर। अब हाँ ना कुछ बोलेंगे ही नहीं, सबसे ज़्यादा समस्या तो इस बात का रहता है। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एफ वी, ये मेरा इक्वेशन हो गया फोर्थ, राइट। यस सर। अब सारे फोर्स को राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए, क्या लिखिएगा? टी साइन थीटा इक्वल टू तो डायरेक्ट क्या लिख दें, क्योंकि इक्वेट करने के बाद तो यही हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई डैश। यस सर। इसका और इसका कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा ना। तो मैं इक्वेशन को लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ये मुझे पता है कि कैसे रिजॉल्व किया जाता है, मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। एग्री? चलिए स्टूडेंट, अब एक काम कीजिए, इक्वेशन फिफ्थ में इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा सर? मिल गया tan थीटा इक्वल टू, बोलिए, एफ ई डैश बाय एफ वी। वेरी गुड।
ये हो गया इक्वेशन 6, राइट। यस सर। अब देखिए तो इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 6 लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ भी tan थीटा, थीटा तो सेम ही है ना। यस सर। तो फ्रॉम 3rd and 6th, राइट, फ्रॉम 3rd and 6th FE by mg equal to what? FE dash by mg minus FV, ठीक है। यस सर। चलिए FE by mg इक्वल टू, इसके बदले क्या FE by k लिख सकते हैं? FE और FE आपस में कैंसिल। यस सर। देखिए कितना बढ़िया से सॉल्व हो गया। तो k इक्वल टू mg बाई mg माइनस FV, यस सर। ठीक है ना। m से डिवाइड कर देते हैं, mg से ही डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा सर? 1 माइनस FV बाई mg, एग्री ना। यस सर। चलिए अब हम लोग का काम क्या है, बस FV निकाल लें तो काम हो जाएगा। FV क्या होता है पता है आप लोग को? तो देखिए m इक्वल टू, m क्या था? मास ऑफ द स्फीयर। m क्या है? मास ऑफ द स्फीयर। m इक्वल टू लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर। यस सर। ओके। और जहां तक मुझे पता है कि आप लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास चल रहा है और सब लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, सब लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, ज्वाइन भी कर रहे हैं, राइट। और नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो बाद में पछताएंगे। तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है? फोर्स ऑफ बायंसी होता है कि जितना कोई स्फीयर बॉडी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उसी का वेट ऊपर के तरफ, राइट। यस सर। तो एफ वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ वी निकालने के लिए वॉल्यूम लेंगे स्फीयर का, डेंसिटी बट डेंसिटी लेंगे फ्लूइड का, राइट। देखिए तो मैंने सही लिखा एफ वी के बदले। वेरी गुड। देन के इक्वल टू, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये बोर्ड में थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो के इक्वल टू 1 माइनस, चलिए बोर्ड तो बड़ा है लेकिन 1/4 बोर्ड अंदर घुसा हुआ है गोदरेज का। 1 माइनस एफ वी का वैल्यू हो जाएगा वी रो लिक्विड जी और डिवाइडेड बाय, बोलिए, वी रो स्फीयर जी। वी और जी आपस में कैंसिल। यूनिट भी हम लोग को चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। टेंशन हो रहा था ना कि यूनिट, बट देखिए इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। इसका भी क्या यूनिट है? ग्राम पर ml। ग्राम पर ml आपस में कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो k इक्वल टू 1/1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी कितना था? 0.8 ना। यस सर। और इसका कितना था? 1.6। तो कैट का कितना हुआ? हाफ। तो 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ, तो 1/2 मतलब 2, राइट। यस सर। दिस इज द आंसर। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। इसमें क्या हुआ, एक फ्लूइड मैकेनिक्स का भी फ्लेवर आ गया, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गया। और सबसे बढ़िया बात ये जानना पड़ेगा कि किसी भी मीडियम में डाल देंगे तो जो बाकी चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना टाइम से कम हो जाएगा? के टाइम से। ये टफ नहीं था, बढ़िया प्रॉब्लम था, ठीक है। एक होता है ना लेंदी प्रॉब्लम, तो लेंदी नहीं, स्मार्ट प्रॉब्लम हो गया। यस सर। आप लोग समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन में मास नहीं दिया होता तो स्फीयर का मास तो मानेंगे ना। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, राइट। तो नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे। ऐसे क्वेश्चन लिखा होता टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, राइट। इसको हटाएं। यस सर।
इक्वेशन में अगर ये दिया नहीं है तो कितना सॉलिड इमर्ज किया, मतलब मानेंगे कि पूरा इमर्ज किया हुआ है। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया हुआ था होल सेटअप इमेज इन द लिक्विड, ये क्वेश्चन में मेंशन था, राइट। यस सर। होल सेटअप इमेज इन द लिक्विड मतलब यहाँ पे अभी फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लूइड का पूरा इनर्शिया आया हुआ है, राइट। अभी मेरा एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर हो सकता है कि यहाँ तक ही रहेगा तो कोई बात नहीं है, तो उतना समझा के डायग्राम बनाया रहेगा तो यहाँ का रहेगा तो इतना तक का नहीं निकल जाएगा। फ्लूइड का टच में मैं भी हूँ, राइट, फ्लूइड के टच में तो इतना रहेगा तो इसका बायनेंसी फोर्स लग जाएगा, सिर्फ जितना डिस्प्लेस होगा, राइट। यस सर। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब साइड का लेंथ सेम रहेगा। अगर ऐसा कोई वेक्टर है, ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी है वेक्टर सी, तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, साइड लेंथ। व्हाट अबाउट रिजल्टेंट? तो सर ये तो क्लोज पॉलीगॉन बन गया, राइट। यस सर। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। अच्छा सहवाज, इसी को अगर ऐसे दिखाया रहे समथिंग लाइक दिस, ए बी सी 120 120, क्या ऐसे दिखा सकते हैं इसको? सॉरी, ए बी सी, तो सर ऐसे दिखा सकते हैं। किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, राइट। मैंने क्या किया यहाँ देखिए कि वेक्टर ए को ऐसे ही रखा और वेक्टर बी के टेल को इसके टेल पर रख दिया, राइट। और फिर वेक्टर सी के टेल को वेक्टर ए के टेल पे, तो ऐसे भी तो रहेगा। ऐसा फील होगा कि एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है 120 120 120, राइट। यस सर। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा, ए है स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी, इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। ए बी सी डी, इन चारों का सम 0। तो सर अगेन 0, इसको काउंटर ए कर देगा, इसको काउंटर ए कर देगा, राइट। यस सर। वेरी गुड, यहां तक हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। यहां देखना है ये है रेगुलर पेंटागन। कौन सा? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, राइट। और अगर इसको यहां से मिलाइएगा सेंटर से, कितना एंगल बनेगा? ये हाउ मच? 72। 72 डिग्री। 72 डिग्री, राइट। यस सर। इसका मतलब है कि कोई भी 5 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, हाउ मेनी वेक्टर? 5 वेक्टर। 5 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, वो अगर एक दूसरे से 72 डिग्री बनाते हुए अगर अरेंज है, ए बी अगेन 72, सी डी, समझ गया स्टूडेंट, एंड ई, और सबके बीच में कितना एंगल? 72 से। एक्चुअल में इसको अगर ऐसे शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ही तो नजर आएगा। यस सर।
तो इन सब का सम क्या रहेगा? 0 रहेगा। एग्री? देखिए अब ये जो बताने जा रहे हैं ना, स्पेसिफिक में प्रॉब्लम मिलेगा और आपका बहुत स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? इसे लग रहा हो कि सर ये सब तो पुराना बात है, जानते ही थे, हो गया ना? यस सर। बट इसमें ऑलरेडी जेई मेन में 3 बार क्वेश्चन इस पे आया है और आपको क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। अब उसको कैसे स्मार्टली सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन ए रहेगा, क्यू क्यू एंड क्यू। क्वेश्चन ए है 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एग्री? यस सर। देन फाइंड आउट द नेट, व्हाट इज द नेट, एक मिनट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू विच इज प्रेजेंट एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या होगा? अब मान लेते हैं कि ऑल आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो सर ए इस पे फोर्स लगाएगा, राइट? अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? अगर आइडेंटिकल है तो रिपल्शन का। रिपल्सन का। तो ए हो गया F1, ए क्या हो जाएगा F2 और ए हो जाएगा F3। एग्री? यस सर। बट F1 F2 F3 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और तीनों 120 120 120, यस सर। तीनों का कितना एंगल पे रहेगा? 120। 120 120 120। तो नहीं लगता कि F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम 0 हो जाएगा? क्योंकि जस्ट आपको एक लेटरल ट्रायंगल बताया था अभी क्लोज करके। यस सर। तो क्या यहाँ पे F1 प्लस F2 अब प्लस F3 इक्वल टू 0 कर दें? यस सर। चलिए, हो गया। अब यहां देखेंगे, करेक्ट, क्यू ए स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट? क्या है? स्क्वायर, और स्क्वायर के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल रख दिया गया, राइट? और यहां पे इसके सेंटर पे क्यू है, तो नेट फोर्स इस क्यू पे क्या होगा? 0। 0। 0 कितना होगा? 0। 0। एग्री ना? यस सर। इसको F1 बोल देंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं कि 0 क्यों होगा? वेरी गुड। इसका मतलब यहां देखिए, यहां देखिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0। एग्री? यस सर। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू व्हाट? -F2। माइनस F4। करेक्ट? इसी का एक्चुअली एडवांटेज लेना है। क्वेश्चन ये नहीं दिया जाएगा, ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि चारों आइडेंटिकल रहेगा तो इस पर नेट फोर्स 0 रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि स्क्वायर के 3 वर्टिसेस पे, स्क्वायर के कितना वर्टिसेस पे? 3 वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे नेट फोर्स क्या निकालना है? तो स्क्वायर के केस में तो आप फटाक से निकाल लेंगे। इसी का आगे चलकर यूज करने वाला हूं, ठीक है, जहां पे पेंटागन हेक्सागन रहेगा। एग्री? यस सर। तो एक्चुअल में मुझे इन तीनों का निकालना था। मैं क्या करूंगा, उन तीनों को भूल जाऊंगा। F1 प्लस F2, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सिर्फ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1 2 3 3 वर्टिसेस जिसका नाम 1 है 2 है 3 है, इन तीनों पे चार्ज है और इन तीनों के कारण नेट फोर्स। मैं क्या सपोज कर लूंगा कि अगर फोर्थ पे भी रहता तो नेट फोर्स 0, फोर्थ पे भी रहता तो नेट फोर्स 0। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या इसके बराबर नहीं रहेगा? यस सर। तो मैं 3 फोर्स ना निकालने के बदले 1 फोर्स निकालूंगा। नहीं समझे मेरे बात को? समझ गए सर।
मैं 3 फोर्स ना निकाल के क्या निकालूंगा, सिर्फ एक फोर्स निकालूंगा। इसका मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2 अब प्लस F3 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा, F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। और डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट रहेगा। तो स्मार्ट बात हो गया ना। एक 3 फोर्स निकाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या एक फोर्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक 3 फोर्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे तो नहीं लगेगा लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना, 2 मिनट। तो क्वेश्चन आपको यहाँ देखिएगा, ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन दिस कॉन्सेप्ट वैलिड फॉर व्हाट, रेगुलर पॉलीगॉन में ये रामबाण का काम करेगा, जिसमें पेंटागन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे सेट किया जाएगा कि 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट ऑन 4 वर्टिसेस ऑफ पेंटागन, राइट। दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा। 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट वेयर, 4 वर्टिसेस ऑफ, 5 वर्टिसेस होगा ना, 4 वर्टिसेस ऑफ पेंटागन एंड one of the charge particle present on the center of the pentagon, then find out the resultant force due to these 4 charge particle। और जो इस कॉन्सेप्ट का नहीं लगाएंगे उनको कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर भी शायद सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एंगल 72 देखना पड़ेगा उनको। आप लोग समझे मैंने क्या बोला। देखिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन एक एल्जेब्रा के वर्कआउट में भी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन ए दिया जाएगा Q Q Q एंड Q, राइट। अरे है रेगुलर पेंटागन, क्या है, रेगुलर पेंटागन, A B C D E 5 वर्टिसेस है और सब उसके 4 वर्टिसेस पे चार्ज पार्टिकल है और सेंटर पे स्मॉल q है, ऑल आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और तब इन सब के वजह से लिखिए फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल स्मॉल q। यहां अब 1 मिनट रुकना है। तो अगर ये बात अगर भूल गए तो आप तो इसके यहां देखिएगा, इसके कारण निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा और सबका वेक्टोरियल सम करेंगे। और अगर कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू गए तो और भी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये एंगल कितना मिलेगा, हर वेक्टर एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर के साथ 72 डिग्री एंगल मिलेगा, राइट। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोग सपोज कर लेंगे, इसका नाम हम लोग बोल देते हैं एफ ए। एफ ए क्या है, फोर्स ड्यू टू ए, राइट। एफ ए प्लस एफ बी अब प्लस बी सपोज दैट इफ चार्ज पार्टिकल क्यू ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वर्टिसेस सी, देन एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी अब प्लस एफ ई मस्ट बी इक्वल टू 0। मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। बट हम लोग को तो सिर्फ इसका निकालना है, तो क्या यहां पे लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी अब प्लस एफ डी अब प्लस एफ ई इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ सी। ठीक है ना। इसका मतलब इन सब का सम इसके मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा और डायरेक्शन में इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। तो हम लोग ए 4 निकालें या सिर्फ एक निकालने से काम चल जाएगा, एक निकालने से काम, यस। तो ये बढ़िया बात रहेगा, समझे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं डिस्टेंस बी है, राइट। तो एफ सी क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू सी, इसका मैं बोल रहा हूं, इसका नाम मैंने एफ सी दे दिया, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी स्क्वायर। इसका कोई यूनिट वेक्टर रहा होगा इस डायरेक्शन का, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सब का क्या रहेगा, तो सर इन सब का वैल्यू रहेगा एफ ए
एक्चुअली सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्शन के साथ बता देते हैं, ठीक है। इन सब का वैल्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी स्क्वायर माइनस यू। एग्री? अगर इधर का डायरेक्शन को यू बोल रहे हैं तो उधर का डायरेक्शन क्या बोलते हैं? माइनस यू। इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेज पे चार्ज पार्टिकल अगर रहता है और उसमें से किसी एक वर्टिसेज पे चार्ज पार्टिकल मिसिंग रहेगा और बाकी वर्टिसेज के चार्ज पार्टिकल की वजह से उसके सेंटर पे जो चार्ज पार्टिकल उस पर नेट फोर्स निकालने के लिए ऐसे फॉलो करना है, तो बहुत कम टाइम में बढ़िया आंसर आ जाएगा। एग्री? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो देखिए एक क्वेश्चन है पेज नंबर 116 एच सी वर्मा, सब लोग निकालेंगे पेज नंबर, नहीं 116 अभी रहने दीजिए, आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, अभी रहने दीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हो गया। हो गया ना? करेक्ट? ये है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन बोले 4 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना आसान रहेगा या 2 फोर्स का? 2 फोर्स का। फाइंड आउट द, और यहाँ देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं बनाना है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसके वर्टिसेस पे, इसके 4 वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है और वन ऑफ द स्मॉल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। एग्री? फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, देखिए फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू ड्यू टू दिस 4 चार्ज पार्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करता इसमें 1 2 3 4 2 वर्टिसेस बचा हुआ है, 5th एंड 6th। मैं सोचता कि अगर यहाँ भी रहता और यहाँ भी रहता तो रेगुलर पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट था, राइट? कि रेगुलर पॉलीगॉन के ईच वर्टिसेस पे अगर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो सेंटर पर रहेगा उस सेंटर वाले चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो मैं सपोज कर लेता, मुझे निकालने के लिए दिया गया है इस 4 का, मैं क्या सपोज करता कि सारे वर्टिसेस प्रेजेंट है, इस पे भी है और इस पे भी है, राइट? जबकि इस पे है नहीं, और मैं इस पे भी मान लेता। ओके स्टूडेंट? तब मैं लिखता F1 प्लस F2, अगर इन दोनों पे भी होता F1 प्लस F2, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या सोच रहा हूं? अगर इन दोनों पे भी अगर होता तो नेट फोर्स 0 होता। ऐसा प्रॉपर्टी है रेगुलर पॉलीगॉन का, राइट? तो मुझे तो निकालना है इन 4 का, तो मैं इन 4 का नहीं निकालूंगा, मैं इन 2 का निकाल दूंगा। एग्री? तो F1 प्लस F2 अब प्लस F3 अब प्लस F4 इक्वल टू व्हाट? F5 प्लस F6, राइट? और क्या आप F5 और F6 नहीं निकाल सकते हैं? यहां देखिए एक फोर्स ए रहेगा और एक फोर्स ए रहेगा और दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है सेम, तो ए हो गया मेरा F6 और ए हो गया मेरा F5, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। F5 प्लस F6 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट? यही था ना,
f5 का स्क्वायर प्लस f6 का स्क्वायर प्लस वाट 2f5 f6 कॉस कितना 60 डिग्री। इसके बदले f5 और f6 मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको f मान के बाहर निकाल लेते हैं। f5 इक्वल टू f6 इक्वल टू वाट f कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस बोलिए देख तो सही है। yes sir 2f5 f6 cos 60 का वैल्यू हाफ 2 और हाफ आपस में कैंसिल तो बचेगा क्या √3f राइट। और f तो निकल जाएगा ना मैग्नीट्यूड कितना सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई व्हाट। यहां से रेगुलर हेक्सागोन का सपोज कीजिए कि ये दिया रहेगा बी स्क्वायर। क्या बोले f5 और f6 ये कैसे निकाला ये वाला दिस वन ये किसका क्वेश्चन है हाँ f5 का स्क्वायर प्लस f6 का स्क्वायर प्लस 2f5 f6 cos 60 यहाँ इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा तो इसलिए मैंने cos 60 बोल दिया पैरेललोग्राम लॉ। और f5 और f6 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा उसको f मान लिया बाहर निकाल दिया तो बचा क्या रूट के अंदर 3 1 प्लस 1 प्लस 1 2 और cos 60 का वैल्यू हाफ 2 इंटू हाफ इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना yes sir तो एक्चुअली एक क्वेश्चन आज से 10 साल पहले जेईई मेन का इसी टाइप का आया हुआ है जिसमें हेक्सागोन के वर्टिसेस पे 4 चार्ज पार्टिकल था 2 मिसिंग था राइट। अब मैं यहां पे ऐसे किया हूं हो सकता है समथिंग लाइक दिस ऐसे भी रह सकता है इट इज नॉट कंपल्सरी कि कॉन्जिक्यूटिव पे ही मिसिंग रहेगा ओके yes sir ऐसे भी रह सकता है। अतः इन सब के वजह से नेट फोर्स निकालना रहेगा तो बात तो एक ही है ना yes sir 1 2 3 4 5 6 राइट। कहां पे कौन कौन सा वर्टिसेस मिसिंग है 2 and 6 पे इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम तरीका रहेगा आपको क्या करना है सर सपोज कर लेंगे कि यहां भी है नहीं बट यहां भी है राइट yes sir बट आपको एग्जाम में इसका रिजल्टेंट पूछा जाएगा दिस एंड दिस का राइट किसका पूछा जाएगा 1 का 3 का और 4 का एंड 5 का। हम लोग क्या सपोज कर लेंगे कि सारे वर्टिसेस जो प्रेजेंट है उससे फायदा क्या होगा कि इन चारों को निकालने से बच जाएगा बस सिर्फ 2 फोर्स निकालने से मेरा काम चल जाएगा राइट। yes sir तो हम लोग f1 प्लस f2 प्लस f3 ऐसे कर लेंगे f5 प्लस f6 इक्वल टू 0। हम लोग को निकालना किसका था 1 का 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का। तो हम लोग इन जिसका निकालना था उसका नहीं निकालेंगे हम लोग ऐसे कर देंगे f1 प्लस f3 अब प्लस f4 अब प्लस f5 इक्वल टू व्हाट माइनस f2 अब प्लस f6 राइट। yes sir तो 4 का निकालना आसान रहेगा या 2 का निकालना यहां पे आसान रहेगा 2 का क्वेश्चन को टफनेस को ही रिड्यूस कर दिया गया। तो अब हम लोग ए भूल जाएंगे
कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। अब हम लोग सिर्फ सोचेंगे कि कहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट? एग्री ना? बोलिए शुभांकर, कितना एंगल होगा इन दोनों फोर्स के बीच में? वेरी गुड। और दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? अब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट उसके बाइसेक्टर से पास करता है, राइट? ये मेरा रहेगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे आप लोग। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वही तो इन सब का मैग्नीट्यूड रहेगा। कितना हो जाएगा? F2 इक्वल टू F6 इक्वल टू F कर दीजिए, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 ना, मतलब F, राइट? हो गया। देखिए ये जहाँ से पास करेगा ये एक्चुअली यहाँ से पास होना चाहिए, एक्चुअली में देखिएगा तो कहाँ से पास होगा। बट जनरली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ही तो पूछा जाएगा। तो एक्चुअल थिंग इज दैट कि आप थीम को समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, एक कहाँ पे आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, इरेगुलर या रेगुलर पॉलीगॉन के लिए? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ए एक मिनट, ये हॉरिजेंटल प्लेन है जिसपे हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लेन, हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लेन, उसके वर्टिसेस पे चार्ज 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q find out the mass of charge particle capital Q so that it remain in equilibrium for the given configuration, एक मिनट, फाइंड आउट द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, यहां देखिएगा, फाइंड आउट द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल फॉर द फाइंड आउट द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, यहां देखिए, ये मेरा स्क्वायर प्लेन है, राइट? एक टेबल मान लीजिए, यहाँ पे क्यू, स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे इन चारों कॉर्नर पे फिक्स कर दिया। और ये इस स्क्वायर के सेंटर से ऊपर वर्टिकल में यहाँ पे कैपिटल क्यू को छोड़ दिया, राइट?
यस सर। क्या कर दिया? छोड़ दिया है। और तब देख रहे हैं रेस्ट में है। कितना हाइट पे? एच हाइट पे। तो उस केस के लिए इसका मास कितना रहेगा? दूसरी बात, इन दोनों का नेचर ऑफ चार्ज क्या रहेगा? क्या अनलाइक रहेगा या लाइक रहेगा? अनलाइक रहेगा। अनलाइक रहेगा तो ये तो खींचेगा ना, तो ये और आ जाएगा नीचे, राइट। अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन, तो भाई पहले ही ध्रुव तारा की तरह लटके हुए हो और खींच ही लिया, राइट। लाइक हो गया। ये ऐसे यहाँ पे गिरना चाह रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, और अब उसका और 4 पैर मिलाकर खींच लिए, 4 रस्सी लगाकर, समथिंग लाइक दैट। इसे अनलाइक रहना चाहिए, लाइक रहना चाहिए? मुझे लगता है लाइक चार्ज पार्टिकल रहना चाहिए, नहीं? यस सर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से अगर चारों कोनों को मिला दे तो नहीं, तो इट इज काइंड ऑफ अ स्क्वायर पिरामिडल। यस सर। चलिए, तो इतना क्वेश्चन तो आज मैंने सॉल्व किया, सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। और निकालना क्या है? पता क्या है? कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, एल और एच पता है। इसके टर्म में क्या निकालना है? मास। मास निकालना है। आप लोग ट्राई करेंगे? यस सर। ट्राई करने के टाइम पे हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? चलिए इसके लिए 10 मिनट दे रहा हूँ, और उस 10 मिनट में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग अपना अटेंडेंस लगा लीजिए, नाम भी लिख लीजिएगा 10 सेकेंड में। इसमें ड्रॉपर बैच वाले नाम नहीं लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट ओनली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। प्रीतम दास प्रेजेंट हैं? आकाश हजारिका, किसानू, ओके। प्रत्युष सिंह, केमिकल काइनेटिक्स तो आप कर लिए हैं ना? ओके ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा क्योंकि याद नहीं रहेगा, व्हाट्सअप में रहेगा तो मुझे याद रहेगा। सबसे पहले इसका आंसर बताइए।
3 डायमेंशनल डायग्राम हो गया। हम्म 4K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय वेर R इज व्हाट? H स्क्वायर बाय आप 99% तक करेक्ट हो गए हैं। जी भी तो रहेगा, मास पूछा गया है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ये किनका आंसर था? नीलांजन। ओके स्टूडेंट, देखिए आपको नहीं लगता कि ऐसा फोर्स क्यू पे लग रहा होगा, कैपिटल क्यू पे? यस सर। या स्क्वायर का कॉर्नर है,
ए स्क्वायर का कॉर्नर, ए स्क्वायर का कॉर्नर, ए स्क्वायर का कॉर्नर, ऐसा लग रहा है 4 पिलर उसको सपोर्ट कर रहा है ऐसे, राइट? आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ या ना? अब यहाँ देखिए, ए है F1, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको F2, इसका F3, इसका F4, सबका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट? अब इस फोर्स का, यहाँ देखिए, इस फोर्स का 2 कंपोनेंट सोचते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, एग्री? हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा। इसका भी 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, इसका हॉरिजेंटल है, इसका हॉरिजेंटल, डैम श्योर एक दूसरे को काउंटर कर देगा, राइट? यस सर। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को काउंटर करेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। वैसे ही इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा? बिल्कुल इसके डायगोनल के लॉन्ग जाएगा, राइट? तो सिर्फ बचेगा कौन सा? ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिए, इसको बोल देते हैं F1, ये क्या है? F2, ये हो गया F3, और ये क्या हो गया? F4, राइट? ठीक है ना? यस सर। तो F1 प्लस F2 अब प्लस F3 अब प्लस F4, एग्री? क्या यहां? यस सर। अब प्लस mg इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसमें ये बोल सकते हैं F1 भी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका काउंटर हो जाएगा। यस सर। इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लेते हैं, राइट? इक्वल टू व्हाट? 0। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो 4 इंटू वर्टिकल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mj, देन m इक्वल टू व्हाट? सर 4 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई व्हाट? जी। ये तो करना था, बस वर्टिकल कंपोनेंट निकल गया तो काम बन जाएगा, राइट? यस सर। तो एक काम यहाँ देखिए, यहां तक समझ में आया मैंने क्या समझाया? यस सर। एग्री? एक ए है मेरा, ए बी सी, ए बी सी कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल, राइट? और यहां से यहां तक का लेंथ कितना? ये तो लेंथ दिया हुआ है h, और ये लेंथ कितना? L/√2 ना? हाँ सर। ये डायगोनल का हाफ है, L/√2, राइट? तो ए डायगोनल निकल जाएगा, जिसको आर आप बोल रहे हैं। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/√2 का होल स्क्वायर, मतलब L/2 अब प्लस h² राइट? यस सर। चलिए स्टूडेंट यहां देखिएगा, ये जो फोर्स है, ये एंगल निकल पाएगा? इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये भी तो थीटा रहेगा, राइट? यस सर। तो ये थीटा निकल जाएगा ना हम लोग से। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो सर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा KQ/r², एग्री? यस सर। मैग्नीट्यूड R क्यू नहीं, R² ना? यस।
अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इस फोर्स का कंपोनेंट तो क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और एफ का वैल्यू पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा के लिए क्या बोलिएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज एच बाई आर। तो यहां पे क्या हो गया, के क्यू क्यू एच बाई आर क्यू, एच बाई आर क्यू। और अब यह इसमें 4FV इक्वल टू mg, FV आपके सामने है, तो यहां से m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 4 के क्यू क्यू एच बाई आर का वैल्यू आपके सामने है नहीं स्टूडेंट, तो कितना लिखिएगा, एल स्क्वायर बाई 2 अब प्लस एच स्क्वायर के पावर 3 बाई 2 बाई जी, दिस शुड बी द आंसर राइट। तो इसमें इमेजिन नहीं करना था कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काउंटर हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, तो हर फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो उस वर्टिकल कंपोनेंट ही तो mg को काउंटर करेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अब यहाँ पे एक मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये मैं स्क्वायर के लिए सिखाया, ऐसा ही ट्रायंगल के लिए तो हो सकता था। तो ट्रायंगल का रहेगा तो बन जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा? अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया, जरा इमेजिन करो तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुआ। यहाँ वही बता रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू कहाँ है, यहाँ पे है राइट, और कैपिटल क्यू कहाँ है, जस्ट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिला दिए और फिर ऊपर गए, तो ये परपेंडिकुलर है ना, जस्ट एच क्या है, परपेंडिकुलर है, एच क्या है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर था, दैट्स व्हाई इट बिकम्स व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल से मैंने बात किया, वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या स्क्वायर के प्लेन में है नो सर, या उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन में। हो जाएगा ना। यस सर, हटाएं इस क्वेश्चन को, यस सर। ओके क्या बोले, देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बोर्ड का पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मतलब सही से अगर क्लास कीजिएगा तो, एक मिनट, सही से हाँ, एक सही से अगर क्लास करेंगे तो 1% भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा कि क्लास में है यहाँ पे हैं, बहुत फास्ट भी नहीं चल रहा हूँ, आराम से आपके साथ चल रहे हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। एक रॉड है राइट, लिखिए फाइंड द फोर्स बिटवीन
Find a force between uniformly charged rod of length L Find the force between uniformly charged rod of length L and a point charge a small q and a point charge a small q at a distance d where d is the distance between center of the rod and point charge a small q. क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखिए मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या है। एक यहां देखिएगा, यस सर। समटाइम्स एग्जाम में लैंग्वेज नहीं दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा, राइट? ऐसे लिखा रहेगा रॉड इज यूनिफॉर्मली चार्ज, फाइंड द फोर्स बिटवीन रॉड एंड स्मॉल क्यू। यहां देखें, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? यस सर। क्या क्वेश्चन है सर? एक रॉड है जिसपे चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका अमाउंट है कैपिटल क्यू, राइट? उसी रॉड के लेंथ के अलोंग एक पॉइंट चार्ज रखा गया है जिसका वैल्यू है स्मॉल क्यू। मान लीजिए दोनों क्यू एंड क्यू पॉजिटिव है, राइट? और इस स्मॉल क्यू का डिस्टेंस रॉड के सेंटर से दिया हुआ है। या डी कहां से कहां का डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू एंड सेंटर ऑफ द रॉड। देन क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन, या फाइंड आउट द फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू ड्यू टू दिस रॉड। अब देखिए एक मिनट, शायद कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि सर तो अभी सेंटर ऑफ मास पे पढ़ा रहे हैं तो सारा मास सेंटर पर सेंटर रहता है। वैसे ही यहाँ भी सोच लेते हैं कि टोटल चार्ज रॉड पे है तो सारा चार्ज को सेंटर पे सोच लेते हैं। यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ओके? आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ट्राई कीजिए और इस बात का ख्याल करके ट्राई कीजिएगा कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर व्हाट? कंटिन्यूअस चार्ज या पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ नॉट वैलिड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज भाई, कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये तो ऐसा कमाल कर दिया कि कहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो राकेश सर से पढ़ रहे हैं। कहानी खत्म मेरा।
देखिए इस रॉड पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस चार्ज है। तो क्या यहाँ पे लैम्डा निकाल सकते हैं? लैम्डा जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, वैसे ही यहाँ पे क्यू बाई एल को क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेंटर ऑफ मास में कैसे डीएम निकालने के लिए जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही एलिमेंट का सिलेक्शन, वैसे ही इन सिमिलर फैशन चार्ज में भी सेम थ्योरी होता है, जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा एलिमेंट का सिलेक्शन। तो यहाँ पे चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे या लेंथ में? तो एलिमेंट क्या सिलेक्ट करेंगे? लेंथ, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट पे x इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। कहीं पे कुछ तो मानना पड़ेगा, राइट। और मेरा स्मॉल q जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू डी। एग्री? लेकिन समस्या यह है कि वो तो मेरा पॉइंट चार्ज है, बट ये रॉड मेरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले इसको पॉइंट चार्ज में तोड़ेंगे, राइट। ऐसे समझे स्टूडेंट? यहाँ पे x पे एक dx एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे। किसका सिलेक्शन करेंगे? इस dx एलिमेंट में dq चार्ज कितना रहेगा? तो सर dm निकालने के लिए कैसे करते थे? लैम्डा इंटू dl। वैसे यहाँ पे कर सकते हैं लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ dx। लेकिन बिकॉज मैं पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ इसलिए मेरा dx पॉजिटिव रहेगा, तो लैम्डा dx। एग्री? बट लैम्डा मेरे यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर यूनिफॉर्म चार्ज है इसलिए लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो मैंने इसको dq क्यों लिया? क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लेकर इसको पॉइंट चार्ज बनाने की कोशिश किया, बिकॉज कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो इसको पहले पॉइंट चार्ज में तोड़ दिया, राइट। अब इसके या इसके वजह से मैंने फोर्स निकाल लिया, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 है। तो अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? सर d माइनस एक्स कर दीजिए। नहीं, तो फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? k डी क्यू और डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फोर्स f रहेगा या df? छोटा चार्ज लिया है तो छोटा फोर्स रहेगा। इसका x कंपोनेंट कितना? k डी क्यू आई को छोड़कर, ठीक है ना। एग्री? ऐसा ऐसा कितना df? इसका मतलब नेट एफ एक्स निकालने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स के और डी क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डी एक्स। बाद में लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कॉन्स्ट यहां तक किसी को प्रॉब्लम? हो गया ना? हटाए यहाँ पे? हटाया जाए? चलिए, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या क्या कांस्टेंट लग रहा है आप लोग को? सर के और लैम्डा, राइट। और सॉरी स्मॉल क्यू भी। ओके, डी एक्स और डी माइनस एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक?
यस, यहाँ कौन कौन सा, ये सब तो लेना है ना जहाँ तक चार्ज है। दैट्स वाई एक्स का लिमिट यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, -L/2, जहाँ पे मैं एक्स इक्वल टू 0 किया हूँ, -L/2 से +L/2। एग्री? यस सर। यहाँ तक आइए। अब बस इंटीग्रेशन किया, काम खत्म। ये हटा है स्टूडेंट, यस सर। दिस पार्ट। बोलिए 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। तो इसका भी वही कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, dx/d - x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा सुरैया? लेकिन इसमें -1 से डिवाइड भी करेंगे, यस सर। हाँ या ना? इस आपको इस टाइप का एक इंटीग्रेशन शायद पढ़ाया होगा। यहाँ देखिए, समथिंग लाइक दिस, कि sin x का इंटीग्रेशन जो रहता है, तो sin kx का इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं सर, वही करते हैं लेकिन k से डिवाइड करते हैं, राइट? या sin x का जो इंटीग्रेशन रहेगा वही इंटीग्रेशन sin kx+2 का रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा, kx sin, जो sin x का लिखते हैं वही इसके लिए लिख दीजिए। बस वहां पे, यहाँ पे x लिख रहे हैं तो वहां पे kx+2, बस k से डिवाइड कर देना है, राइट? यस सर। तो भाई यहाँ पे जो 1/x² का इंटीग्रेशन रहेगा वही इसका भी रहेगा, बस लास्ट में क्या कर दीजिएगा, -1 से x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -1, राइट? यस सर। मुझे जो लगता है, थोड़ा आप लोग एक बार क्रॉस चेक करके बताइएगा, सही बोल रहे हैं ना? तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/-d-x, और किससे डिवाइड कर देंगे, -1 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से +L/2। सही है? यस सर। के लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया जाए, क्यू लिमिट भी पुट कर दीजिए, कितना होगा सर, 1/d-L/2 माइनस 1/+L/2, देखिए तो यही होगा। यस सर। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, दिस इज आंसर। KQ/L, जल्दी से बोलिए। आपसे ज़्यादा फास्ट करूँ तो मेरा है, ठीक है? यस सर। आई से एल से एल का गायब हो गया। थोड़ा फास्ट रहिए, कैसे काम चलेगा आप लोग का। दिस इज आंसर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेन टाइप का, नीट में भाई नहीं आएगा, इसलिए मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा खुश हो जाइए इस बात से। बट आप लोग समझ तो पाए ना? यस सर। अच्छा, प्लस कैसे हो गया, अभी एक मिनट समझा देते हैं। यहाँ देखिए, पहले यहाँ तक पहुँचिए, एक किसका क्वेश्चन है कि प्लस कैसे हो गया।
हाँ ठीक है शुभांकर, यहाँ देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना, -1/x। ln x। हाँ सर। ठीक है 1/kx 1/kx प्लस 2 का इंटीग्रेशन डिट्टो वही रहेगा जो इसका रहेगा, ये लिख दीजिएगा ln kx प्लस 2, बट x k के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है, x के कोफिशिएंट से। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। आप लोग समझे हुए थे। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर -1/x, राइट, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर माइनस, एक काम कीजिए छोड़िए उतना, d माइनस 2x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सर 1/-d माइनस 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट कितना है? -2। तो उस टाइम पे तो भी तो यही बात बोला था। एकदम फटाक से एक बार में समझना है। जैसे ही बोलते हैं ना, आपका फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करके रेजोनेंस होना पड़ेगा, नहीं समझे? आप वेव में पढ़िएगा कि दो वेव का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो रेजोनेट होने लगता है, राइट, विथ बिगर एम्पलीट्यूड। यहाँ तक हो गया? चलिए तो इस पर एक स्टार लगा दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। इसका मतलब कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी में भी हम लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, बट उसको तोड़कर पॉइंट चार्ज पार्टिकल बनाकर, क्या बनाकर? पॉइंट चार्ज पार्टिकल। लेकिन क्वेश्चन तो इस, अब यहाँ देखिएगा किस पे फोर्स आपने निकाला, स्मॉल क्यू पे। अरे उल्टा पूछते कि फाइंड द फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू स्मॉल क्यू, तो सर जब स्मॉल क्यू पे निकाल लिए तो न्यूटन थर्ड लॉ। ये तो हैप्पीएस्ट मोमेंट है ना, इस पे निकल गया यार। इस पे फोर्स F1 है तो इस रॉड पे एक कितना लगाएगा सर? ये भी उतना ही लगाएगा। F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, राइट। कौन सा लॉ से? न्यूटन थर्ड लॉ से, राइट। तो आज का क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। एक मिनट अभी सब लोग लाइन पे रहिएगा। इसमें कुछ बच्चे थोड़ा कमाल किए हैं, नेक्स्ट टाइम से लास्ट में ही आप लोग का अटेंडेंस लूँगा। तो अभी आपका एक और भी तो क्लास है।